फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग ऑल इंडिया रैंक 3। और वही जो इंटरव्यू के अंदर पहला सवाल जो होता है, फीलिंग्स, आपको कैसे पता लगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है? कोई कॉल आई, आपने खुद देखा, कैसे वो पहला मूवमेंट क्या था? तो सर ऐसे होता है कि टॉप 3 रैंक होल्डर्स को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और प्रेस रिलीज भी 2 या 3 घंटे पहले हो जाती है ऑफिशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पहले। पर इस बार मैंने प्रेस रिलीज तो नहीं देखी थी रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के पहले, और ना ही मुझे कोई कॉल आया था। तो जब वैसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हमारे फ्रेंड्स के जो ग्रुप्स है वहां पे डाल दिया था कि रिजल्ट्स आर आउट, तो मैंने मेरे भैया को बोला था चेक करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर रहता ही है कैसा भी आया हो रिजल्ट्स। तो मेरे भैया ने पहले चेक किया था और मैंने उनको बोला था कि पहले मेरे ये आप दोनों जगह पास पास ये देख लो, बिकॉज वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप दोनों जगह पास देख लो। उन्होंने वो देखकर कहा कि मुझे 605 मार्क्स आया है। वो मार्क्स सुन के मैं खुद वहां बहुत ज्यादा हिल गई थी सर, बिकॉज 605 इज वेरी गुड। अगर हम लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से भी देखिए, अगर AIR 1 है या जो भी, उनको 615, 610 इस तरह के मार्क्स से मिल रहे हैं। तो जब 605 सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रैंक आया है, पर थर्ड का एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मेरे भैया ने नेक्स्ट स्टेप जब मेरिट लिस्ट चेक किया, इट वाज रिटन ओवर देयर दैट यू आर AIR 3। आई थिंक वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो सुन के मेरे मम्मी पापा सबके आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू, और सब लोग खुशी से डांस करने लग गए थे। आई थिंक दिस डिस्क्राइब्स माय एक्सपीरियंस आफ्टर रिजल्ट्स। बड़ा ही कमाल का होता है ये मूवमेंट, इतना बड़ा अचीवमेंट और सरप्राइजिंग पॉइंट। मतलब सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे बच्चा, मतलब रैंक लाने के वाला बच्चा भी सोचता कि पहले पास देखूंगा, PASS। अब बताओ रैंक के बारे में क्या है, यानी पहले पास होना जरूरी है, उसके बाद रैंक की बात करेंगे। तो आपने इसलिए तो बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, क्योंकि भाई जब किसी की रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 आती है तो मन में एक सवाल आता है कि भाई कितनी पढ़ाई करते होंगे बच्चे, मतलब पढ़ाई 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 करते रहते होंगे हमेशा। तो कितनी पढ़ाई की थी आपने? तो आई थिंक ये कोर्स ही ऐसा है कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा इफ यू हैव टू अचीव समथिंग रियली बिग। यहाँ पे तो पास होने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जहां तक रैंक की बात हो, से आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते मुझे रैंक आएगी। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आपके पेपर्स बहुत ही अच्छे जाए, एंड इट डिपेंड्स ऑन आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है या जो आपके बाकी फ्रेंड्स जो आपके साथ लिख रहे हैं उनके भी पेपर्स किस तरह जाते हैं, उस पर आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क सर, यस, मैंने इस चीज पे ध्यान दिया कि मल्टीपल रीड्स आर मस्ट सर, बिकॉज सीए पोर्शन का इतना ज्यादा वास्ट पोर्शन है सीए फाइनल का कि आपको मल्टीपल रीड्स जरूरी है, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स की जो वास्टनेस है सबको अच्छी तरह से समझ सको और इतनी सारी चीजों को आप याद रख सको। सो मल्टीपल रीड्स आई थिंक मेरे लिए वही एक बहुत ही पावरफुल टूल रहा है टू गेट दिस अमेजिंग मार्क्स एंड फॉर दैट मैटर टू गेट दिस रैंक सर। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कितने घंटे आपने ऑन एन एवरेज पढ़ाई करी, तो कितने घंटे होंगे? सर अगर एग्जाम लीव की बात करूं तो मुझे 4 महीने की एग्जाम लीव मिली थी, तो मैं जनवरी से एग्जाम लीव में थी। तो मई में एग्जाम्स हालांकि पहले शेड्यूल थे, बट कोविड की वजह से वो 4 महीने की एग्जाम लीव 6 महीने में कन्वर्ट हो गई थी। तो मेरा एक ये था कि बहुत लोग बोलते हैं कि जब आप एग्जाम लीव में जाओ आफ्टर ऑफिस, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, यू स्टार्ट ग्रेजुअली, आप पहले 3-4 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे आप पेस बढ़ाओ। पर मैं शायद इस थॉट को थोड़ा अपोज करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस रूट से चले जाए, आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो जिस दिन आप हाईएस्ट नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना शुरू होगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा, यू वोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। तो मेरे लिए सर मैं 10 आवर्स से ही शुरू कर दी थी। सो फ्रॉम फर्स्ट डे इट वाज लाइक 10 आवर्स ऑन एन एवरेज में पढ़ा करती थी, क्योंकि मेरा ये भी थिंकिंग है सर, अगर आप आर्टिकलशिप में जब आप काम कर रहे हो वहां पे आप कम से कम दिन के 8 से 10 घंटे दे सकते हो, then why can't you give the same for your CA final exams, which is going to be very fruitful। तो उस थिंकिंग से सर मैं 10 आवर्स पर डे पढ़ा करती थी। और जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आए, जैसे एग्जाम एक बार बीच में जब पोस्टपोन हो गए थे, उसके बाद जब फाइनल डेट्स आई कि इट इज गोना बी 5th of July, तो उसके 1 महीने पहले से मैंने थोड़ा अपस्केल कर दिया था। मैं 12 से 13 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि अभी पता था कि एग्जाम्स बहुत क्लोज है और अभी मेरा रिवीजन जो है जो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। तो इसलिए मैं 12 से 13 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दी थी एग्जाम्स के 30 डेज पहले। मतलब बस सोना, खाना और पढ़ाई, सोना, खाना, पढ़ाई, यही चलता रहा। जी सर, ये रूटीन बन गया था बिल्कुल। अच्छा, और आपने एक टाइम पे कितने रिवाइज करे, मतलब एक दिन के अंदर सिंगल लिए, मल्टीपल सब्जेक्ट लिए आपने?
सर मैं 2 सब्जेक्ट्स लेती थी, यही स्ट्रैटेजी मेरी सीए इंटर में भी थी, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। क्योंकि अगर आप थ्योरी पूरा दिन पढ़ो तो शायद वो आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है और इतना आपके ब्रेन्स को भी फ्रेश फील नहीं रखता। तो मेरे लिए कैसा होता था, मैं दिन के फर्स्ट हाफ थ्योरी लेती थी, बिकॉज आप जब उठते हो आपका दिमाग बहुत ही फ्रेश होता है, तो थ्योरी के लिए वो बहुत ही पावरफुल रहता है। सो मैं फर्स्ट हाफ में थ्योरी लिया करती थी, एंड आफ्टर लंच आई यूज्ड टू टेक प्रैक्टिकल, बिकॉज पूरा हाफ डे जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद शायद फिर से थ्योरी पढ़ना, स्पेशली खाना खाने के बाद फिर से थ्योरी पढ़ना, वो थोड़ा सा एक ड्राउजी फील हो जाता है, तो उसके बाद मैं प्रैक्टिकल लिया करती थी। तो इसी तरह मेरा रूटीन था सर। मैंने 8 सब्जेक्ट्स को 2 पेयर्स, 2 पेयर्स करके मैंने ऐसे 4 पेयर्स बनाए थे, और उस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करती थी। तो आपने जैसे ये पेयर्स बनाए अपने, तो आपका फर्स्ट रिवीजन एक पेयर का कितने टाइम में कंप्लीट हो गया था, और फिर कैसे रिड्यूस किया उसका आपने? तो सर मैंने जब मेरी आर्टिकलशिप चालू थी, जब से मैं क्लासेस ले रही थी, उसके साथ साथ आई इंश्योर कि मैं बेस मटेरियल, आई डिडंट गो फॉर आईसीआई, बट तब तक सिर्फ बेस मटेरियल जो अपना कोचिंग मटेरियल है उसका 1 से 2 रिवीजन हो गया था, एक्सेप्ट फॉर डीटीआईडीटी, बिकॉज डीटीआईडीटी का क्लास एग्जाम लीव के जस्ट 3 महीने पहले रहा था। उसके पहले के जो भी क्लासेस लिए थे उसके 1 से 2 रिविजन हो गए थे। जब मैंने ये रिवीजन किया जो मेरे एग्जाम लीव का रिवीजन है, तो मेरा पहले ऐसे था कि हर एक पेयर के लिए मेरे को 15 डेज देना है। तो बाय फेब एंड और मैक्सिमम मार्च के 5 से 10 डेज एक्स्ट्रा लिए थे, जस्ट इन केस बफर टाइम, जस्ट इन केस बीच में बीमार पड़ जाओ या ऐसे बहुत मोमेंट्स आ जाते हैं जब हम बहुत थक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें ब्रेक चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने मार्च 5 टू मार्च 10 मेरा डेडलाइन रखा था। तो 15 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट्स ईच। तो ऐसे करके मैंने अपना फर्स्ट एग्जॉस्टिव जो रिविजन है जो आईसीआई मटेरियल के साथ है वो तब कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने 2 to 3 डेज और लेके एक सब्जेक्ट उठाया, विदाउट कपलिंग इट विथ एनी अदर पेपर। एक सब्जेक्ट उठाया और 2 से 3 दिन का रिविजन किया, और फिर मैंने मेरा एक मॉक टेस्ट पेपर लिखा। एंड जब मेरा एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था, बाय देन न्यूज आ गई थी कि एग्जाम्स आर केप्ट ऑन होल्ड। उन्होंने डेट्स अनाउंस नहीं की थी। सो आई फेल्ट अगर एग्जाम्स कभी भी हो मिनिमम 25 डेज का वो गैप देने ही वाले, सो आई शुड गो फॉर सेकेंड मॉक टेस्ट। तो उसके हिसाब से मैंने सेकेंड मॉक टेस्ट लिखना शुरू किया, एंड बाय द टाइम आई कंप्लीटेड सेकेंड मॉक टेस्ट द डेट्स वेर आउट कि इट्स गोइंग टू बी 5 जुलाई। तो मैंने सोचा था मुझे फर्स्ट पेपर के लिए मिनिमम 5 to 6 डेज पहले चाहिए, और उसके पहले मेरे पास 30 डेज बाकी थे। तो तब फिर से मैंने 2 से 3 देकर सारे सब्जेक्ट एक बार फिर से रिवीजन किया। तो अगर आप सर काउंट पूछोगे तो शायद मैं आपको एग्जैक्ट काउंट भी नहीं बता पाऊंगी कि कितने रिविजन हो गए थे मेरे इस दौरान। मतलब आपने आराम से करते चले गए, आपने काउंटिंग नहीं करी, रिवीजन 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 रिवीजन। जैसे जैसे टाइम मिलता गया आई जस्ट स्टार्टेड, वो एक रिवीजन के मोड पे था कि फिर से रिवाइज करते हो बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट्स और बेटर होते जाएंगे। बेटर होगा। जैसे कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमारा कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है आपका, तो कॉस्टिंग में क्या है बेसिकली कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल भी है, केस स्टडी भी है, थ्योरी भी है। तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि वो आखिरी में समराइज कैसे करे, भाई किसको मुझे एग्जाम के पहले पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, मतलब कैसे समरी को बनाए। तो इसके लिए आपने क्या टेक्निक अप्लाई करी जो स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, उनको बेनिफिट हो सकता है? सर कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऐसा एक सब्जेक्ट हो गया जो अभी बहुत ही थ्योरी टेंडिंग हो गया है। गॉन आर दोस डेज की जहां आप बहुत प्रैक्टिकल कॉस्टिंग को ले सकते हो। अभी कॉस्टिंग में अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ गए तो थ्योरी का इतना ज्यादा वेटेज हो गया है दैट यू शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकली। तो अगर हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट देखें तो उसमें इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अब बेंचमार्किंग उठा लो या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्सेप्ट उठा लो, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप जब भी आपका रीड करो, बीट फर्स्ट रीड सेकेंड रीड, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो, क्योंकि दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम योर आंसर्स इन केस उसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको पूछा जाए। सेकेंड थिंग वुड बी सर, अगर आप आपके कोई हैंड रिटन नोट्स बना सको, हालांकि मैंने कॉस्टिंग के लिए इतने ज्यादा नहीं बनाए, बट इट्स बेटर कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट लिखो, उसके कीवर्ड्स अपने ओन हैंड राइटिंग में लिखो, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल सर। मैंने ये कुछ और सब्जेक्ट्स के लिए बनाए थे। अगर आप अपने ओन हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो वो एक इमेज आपके ब्रेन में छप जाती है। तो अगर आपको एग्जाम्स में उस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आते हैं तो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग कि मैंने इस पर्टिकुलर बुक में इस पेज पर इस साइड पे वो चार्ट या वो डायग्राम बनाया था जो भी था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैंने एससीएमपी के लिए बनाए थे बट बहुत ही कम नोट्स बनाए थे, बिकॉज मैंने
मटेरियल में अंडरलाइन करके वहां पे ज्यादा रेफरेंस दिया था। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं। हम बहुत एक दो बार शायद पढ़ के हम छोड़ देते हैं, बट आई फील वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, बट दे कैन डू कि वो 3 से 4 क्वेश्चंस मिक्स करके आपको पूछ सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी भी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से करें। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लेना सर बहुत ही जरूरी है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक SCMP, बिकॉज वेन इट कम्स टू राइटिंग केस स्टडी एंड ऑल, आप एक बार पढ़ लो, शायद आपको पढ़ते पढ़ते बहुत ही इजी लग जाए, बट वेन इट कम्स टू राइटिंग इट डाउन फॉर 20 मार्क्स इतना ह्यूज आपको लिखना पड़ता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सर। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, जो स्टूडेंट करते ही नहीं प्रैक्टिस, बस आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। अच्छा, आपने आर्टिकलशिप के बाद तो कैसे किया वो बताया आपने। आर्टिकलशिप के टाइम पर आपने कैसे पढ़ाई को मैनेज किया और कैसे क्लासेस की और कैसे शेड्यूल बनाया अपना उसके अंदर, और स्टार्टिंग तो सर जब मैंने आर्टिकलशिप शुरू की थी, मुझे कहीं ना कहीं था कि मेरे को क्लासेस एंड के लिए नहीं रखना है, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू सीनियर्स, फॉर दैट मैटर ये बहुत नॉर्म हो जाता है कि लोग अपने लास्ट ईयर के एग्जाम लेके कुछ महीने पहले ही अपनी क्लासेस शुरू करते, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सर सेकेंड ईयर में हमारे पास जो वर्क का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मेरे को क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू करना है। सो जब मैंने आर्टिकलशिप शुरू किया, विद इन 4 to 5 months आई स्टार्टेड विद माई क्लासेस। तो आप बोल सकते हो विद इन 1 to 1.5 years ऑफ माई आर्टिकलशिप आई वाज डन विद ऑल द क्लासेस एक्सेप्ट फॉर DTIDT एंड मेरा जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया, बिकॉज तब तक इलेक्टिव मेरा चूज भी नहीं हुआ था। तो ये टेल रफली मैंने 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। तो मेरा एक ये भी था कि हम जब IPCC में पढ़ा करते दैट टाइम वी डोंट हैव एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक सिर्फ क्लास से घर पे आओ और पढ़ाई करो। तो तब हम बहुत ही अच्छे आवर्स पर डे पढ़ सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनल्स, जब हमारा ऑफिस होता है तो एक लिंक छूट जाता है। बहुत ही लोग पढ़ाई करना एकदम बंद कर देते बिकॉज उनको टाइम नहीं मिलता है, वो बहुत थक जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मेरा लिंक छूट गया तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाके फिर से वो बिल्डअप करना जो मेरा IPCC में जो बेस था। तो मैंने ये कहीं ना कहीं जारी रखा कि अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकती, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, इट डिपेंड्स। अगर आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आप 2 घंटे पढ़ लो, नहीं मिला तो एटलीस्ट आपने जो क्लास में पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लो। तो वो बहुत ही जरूरी है सर। तो मैंने वो एकदम कंटिन्यू रखा ताकि मेरा वो लिंक ना छूट जाए। जितना IPCC में पढ़ती थी, ऐसा ना हो कि 2 साल तक एकदम पढ़ाई बंद हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज रोज करती थी, आधा घंटा 1 घंटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 1 से 2 रिविजन कर दिया था। तो इस तरह से मेरा ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आई यूज्ड टू फाइंड आउट टाइम सर, और इसके हिसाब से मैं रिविजन करा करती थी। ओके, तो आपने मतलब IPCC के तुरंत बाद ऐसा ब्रेक नहीं लिया कि पढ़ाई से पढ़ाई नहीं करनी, मुझको बाद में करनी है, आर्टिकलशिप भी करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। क्या संडे को ब्रेक नहीं था सर? संडे को तो इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े क्लासेस होते थे। अच्छा। क्योंकि यूजुअली मेरे क्लास जो मैंने ऑफलाइन किया था, लाइक आई टोल्ड कि विद इन 1 to 1.5 years ऑफ आर्टिकलशिप मेरे क्लासेस मेजॉरली हो गए थे। तो तब कोविड का रेस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ कोविड आया ही नहीं था, तो ऑफलाइन क्लासेस जाती थी। तो इट यूज्ड टू बी मॉर्निंग 6:15 to 9:15, उसके बाद ऑफिस होता था पूरा दिन। तो जो संडे को क्लासेस होता था वो इनफैक्ट 2 से 3 बजे तक चला करता था। तो इट यूज्ड टू बी लाइक मॉर्निंग 7 o'clock आप जाओ और 2 से 3 बजे तक आप क्लास में रहो। तो इनफैक्ट मुझे वो वैसे ब्रेक है सच मिला ही नहीं। व्हेन इट कम्स टू सेकेंड ईयर, जब मेरे मेजॉरिटी क्लासेस हो गए थे, उसके बाद अगर आप बोलो तो संडे को तब थोड़ा एक रिलीफ था, क्योंकि सेल्फ स्टडी उस दिन थोड़ा एक्सेल करती थी मैं, क्योंकि रोज जैसे आधा घंटा 1 घंटा पढ़ पाती थी, उस दिन शायद मैं 2 से 3 घंटा पढ़ा करती थी संडेज को, और बाकी अदरवाइज मैं ब्रेक ला करती थी। इस तरह से होता था। तो मतलब 2 से 2.5 साल आपने जो फाइनली आर्टिकलशिप करी और पढ़ाई करी, मतलब ये सारी मेहनत करने के बाद अब रिजल्ट मिला आपको, ऑल इंडिया रैंक 3 जो आपकी है, इतनी मेहनत करी जी सर, और इसलिए आपको इतनी खुशी मिली कि भाई मेरी मेहनत का मुझे फल मिला। और कोई खास बात जो आप बताना चाहो स्टूडेंट को, जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले, एक गाइडेंस मिले कि कैसे वो डटे रहे अपने प्लानिंग के ऊपर, वरना प्लान बनाते हैं फिर भूल जाते हैं, छूट जाता है प्लान, फिर नया प्लान बनाते हैं। कुछ ऐसा मोटिवेशन ताकि वो डटे रहे, अपने काम में लगे रहे कि नहीं करना है तो करना। आई थिंक सर, जैसे कि आपने बोला, एक प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई रैंकर के प्लान को ही फॉलो करो या कोई आइडियल पर्सन के प्लान को ही फॉलो करो। एनीथिंग, आपका जो भी प्लान हो आपके कंफर्ट के हिसाब से, बट मेक श्योर कि आप अगर एक बार प्लान बना दो तो स्टिक टू इट। आपको कैसे फॉलो करना है दैट इज अप टू यू हैव टू एक्सटेंड योर आवर्स, करो आपको जो भी करना है करो, बट मेक श्योर कि अगर आप एक प्लान बनाओ तो आप उसको फॉलो करो, क्योंकि जब आप उसको अचीव करोगे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में आएगा। एक डेली प्लान की ही अलग बात होती है सर। अगर आपने एक दिन का प्लान बना था कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना ही है,
अगर आप जब वो अचीव कर देते हो, भले इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट बट इट मेक्स यू फील वेरी मोटिवेटेड सर. सो प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग वुड बी टाइम मैनेजमेंट सर. जब आप फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करते हो इट इज ऑब्वियस कि आपको वर्क का बहुत ही प्रेशर रहेगा, बट उसके अलावा आपको ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको फाइनली फाइनल्स भी लिखना है. और उसके लिए अगर आप बोलोगे कि अगर सिर्फ एग्जाम में पढ़ोगे तो वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सीए फाइनल का पोर्शन इन इटसेल्फ बहुत ही ह्यूज है. अगर आप कुछ हैवी नहीं पढ़ सकते, कम से कम आपने जो क्लास सुबह क्लास में देखा हो या आपने जो भी क्लास लिया हो उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो. ऊपर से ज्यादा टाइम नहीं तो कम से कम एवरीडे अगर आप एक हाफ एन आवर भी रख दो, वो लिंक ना तोड़ने दो. जैसे कि मैंने पहले बोला, आपको लिंक को कंटिन्यू रखो, आप डेली कंटिन्यू करो तो वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा. एंड थर्ड थिंग वुड बी सर हार्ड वर्क. अगर आपको लगता है कि सीए फाइनल इज समथिंग रियली इजी, आप क्रैक कर सकते हो, तो लेट मी टेल यू एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है सर इसका पोर्शन इतना ज्यादा ह्यूज हो जाता है कि इवन आफ्टर डूइंग मल्टीपल रीड कहीं ना कहीं ऐसे लग जाता है यार मैंने कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है मेरा, डिड आई मिस समथिंग, या ऐसे हो जाता है. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ही हार्ड वर्क करो, मेक योर प्रॉपर प्लान, आप टाइम मैनेज करो, बट इट्स रिक्वायर्ड क्योंकि अल्टीमेटली जब रिजल्ट आएंगे दैट फीलिंग आई कैन टेल यू पर्सनली, जो मेरा फीलिंग था इट इज सुपीरियर. उस दिन आपको शायद लगेगा कि आपने जितनी भी मेहनत की वो बहुत ही अच्छा रंग लाई है और रंग लेकर आई मेहनत. सही. देखो, अगर रैंक लाने के लिए मेहनत करने के लिए, तो जैसे आपकी रैंक आई, रैंक आने के बाद ही मन में डर रहता है कि भाई कहीं फेल ना हो जाए. एक बार मन में आता जरूर है भाई, जैसे रैंक 3 है तो मतलब रैंक 3 भी सोच रहा है कि भाई पहले पास देखना है उसके बाद रैंक चेक करनी है. तो सीए कोर्स इतना वास्ट है कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, और कितना भी कर लो आपके मन में डाउट रहेगा कि यार कुछ छूट तो नहीं गया, यार मैंने वो तो कम नहीं पढ़ लिया, यार वो तो मैंने छूट नहीं दिया, या कुछ और भी कर लो क्या. मतलब 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा. रिजल्ट बोल देगा ना आप पास हो, आपकी ये रैंक है, तब लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ ठीक ठीक किया था, वरना तो मन में जी सर. बहुत ही मेहनत करी आपने इसके अंदर बहुत. अच्छा, एक स्ट्रेस हो जाता है स्टूडेंट को, स्ट्रेस के ऊपर कि भाई पढ़ रहे हैं, आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, संडे को क्लास कर रहे हैं, संडे को भी क्लास में चल रहे हैं, तो उनको एक ब्रेक नहीं मिल पाता, तो उनको एक स्ट्रेस आता है कि यार जिंदगी में कोई टाइम ही नहीं मिल रहा. तो वो आपके ऊपर भी अगर आया तो आपने कैसे उसको मैनेज किया, या कैसे उसको मतलब पार लगा दी कि नहीं भैया अभी तुम दूर रहो, मुझे पढ़ाई करना है तो फिर बात करेंगे. आई थिंक सर ये एक्चुअली वैलिड है. मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता था. मैं सोशल मीडिया पे क्वाइट एक्टिव हूँ, बीट इंस्टाग्राम या कोई और ऐप. तो मैं देखती थी मेरे बाकी फ्रेंड्स जो नॉन सीएस है उनको देख रही थी, वो इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, हम यहाँ पे फंसे पड़े हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बस ये एक रूटीन सा हो गया था. आप उठो मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग उठो, आप क्लास भागो, क्लास से ऑफिस भागो, ऑफिस से फिर से घर पे आके आपको थोड़ा पढ़ना है. तो उस तरह का रूटीन हो गया था. तब मेरे दिमाग में ये आया कि यार अगर मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही हूँ तो सिर्फ इसी चीज के लिए मुझे इसको जाने नहीं देना है. डेफिनेटली बाकी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, पर शायद अगर मैं अभी मेरा हार्ड वर्क दूंगी, जब मेरा रिजल्ट आएगा बाहर, जब मैं एक बार क्लियर हो जाऊंगी, आई थिंक आई पार्टी हार्डर. वो तो उस थॉट से मैं आई जस्ट केप्ट गोइंग ऑन. एंड लाइक आई टोल्ड सर कि मैं बहुत ही एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, तो मेरा बहुत ही टाइम वहां पे वेस्ट हो जाता था. अगर मैं इंस्टाग्राम खोल लेती तो आधा घंटा 1 घंटा कब स्क्रॉल करते करते चला जाता था, पता ही नहीं चलता था. तो मैंने ये पहले भी अप्लाई किया हुआ था, अपने सीपीटी में हो, 12th में हो, इंटर में हो. सो आई अप्लाई द सेम थिंग फॉर फाइनल्स, पर इस बार बहुत ही टाइम पहले अप्लाई किया. मैंने 1.5 साल पहले सब डीएक्टिवेट कर दिया था, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था. आप जब भी कोई भी एक ऐप खोलो, उससे फिर से बाहर आना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं बहुत रिस्क ले रही हूँ अगर मैं ये कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है सर. अगर आप आर्टिकलशिप करो तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है. आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम देना पड़ता है, आपको थोड़ा फैमिली के लिए भी टाइम देना पड़ता है, खुद के लिए भी टाइम देना जरूरी है. तो उसके लिए आई फेल्ट कि अभी सोशल मीडिया को मैं टाइम अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया था. एंड आई फील सर दिस इज क्वाइट हेल्पफुल. एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपका कोई और डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, आपको अपने ड्रीम्स के बाद जाने से आपको रोक रही है, आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू थिंक फॉर अ मोमेंट, यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, वेदर यू हैव टू कंटिन्यू विद इट या आपको उसके थोड़े टाइम के लिए आपको कट ऑफ करना है, ताकि आप आपके फाइनल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सको, जो आगे जाके बहुत ही मैटर करेगा. हाँ, तो इसलिए भी आपका एक सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि इसको मुझे डीएक्टिवेट करना है, मुझे नहीं करना सोशल
नहीं रहना, सोशल एक्टिव नहीं रहना उसके अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वरना वो टाइम वेस्ट तो हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है आपको पढ़ाई से। आपके फ्रेंड्स मिलेंगे कभी कुछ तो चलता रहेगा, मतलब वो एक कंटिन्यू वाला प्रोसेस है जो इंटरमीडिएट चलता ही रहता है, मतलब उसमें कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहता है। तो आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा और आपने बहुत सारी बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू को देखेंगे, जो बातें आपने उनको बताई है, अगर सारी बातों को फॉलो करें तो, और पूरे हार्ड वर्क के साथ मेहनत करें और पूरी आर्टिकलशिप में अपनी जान लगा दें, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, तो वो भी ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हैं। तो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए कुछ भी कहा जाए, कुछ मतलब कितना वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट है कि जो जिसको मतलब बता पाना, एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वेरी बिग अचीवमेंट। वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।